जब कोई बॉडी मोशन में है और अगर फिर इसकी मोशन में यानी कि हरकत में कोई तब्दीली आती है तो हम कहते हैं कि उसकी वेलोसिटी में तब्दीली आ गई है। और अगर वेलोसिटी में तब्दीली आती है तो इसका क्या मतलब है कि उसमें एक एक्सेलेरेशन पैदा हुआ है। तो न्यूटन के पहले लॉ के मुताबिक नेट एक्सटर्नल फोर्स ही मोशन में तब्दीली का सबब बनती है और नेट एक्सटर्नल फोर्स ही इसका मतलब है एक्सेलेरेशन को पैदा करती है। तो यहाँ पे मैं ये एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि हमेशा जो एक्सटर्नल फोर्स है वो हमेशा वो ऑब्जेक्ट के ऊपर बाहर की तरफ से ही लगती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इस गाड़ी ये वाली पिक्चर को देखें तो इसमें ये एक गाड़ी है जिसके अंदर एक पर्सन भी बैठा हुआ है जिसको हम कह लो कि वो ड्राइव करे, वो ड्राइवर है। तो ये जो गाड़ी इंक्लूडिंग दिस ड्राइवर ये एक सिस्टम बना रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक तो ये है कि सबसे पहले दो स्टूडेंट्स हम कह लेते हैं जो कि पीछे से फोर्स लगा रहे हैं। एक स्टूडेंट F1 फोर्स लगा रहा है, दूसरा स्टूडेंट F2 फोर्स लगा रहे हैं। कौन सी साइड पे? टूवर्ड्स द राइट साइड। और ये गाड़ी चूँकि राइट साइड की तरफ मूव कर रही है तो इसका मतलब है एक फ्रिक्शनल फोर्स होगी जो कि इस गाड़ी के ऊपर लगेगी और इसकी डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट साइड पे होगी। इसके अलावा हम देखें और कौन सी फोर्सेस हैं। एक तो वेट गाड़ी का जो वर्टिकली डाउनवर्ड है और उसके रिएक्शन में जो रोड है वो एक नॉर्मल फोर्स लगा यानी कि एक फोर्स लगाएगी जिसको मैन से रिप्रेजेंट करते हैं जो वर्टिकली अपवर्ड होगी। तो अगर नीचे आप डायग्राम में देखें तो जो फोर्सेस दो स्टूडेंट्स लगा रहे हैं F1 और F2 इनको हमने एक लाइन में यहाँ पे शो किया है और इन जो फ्रिक्शनल फोर्स है ऑपोजिट डायरेक्शन में है यानी कि टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और F नेट जो है वो क्या होगी बेसिकली जो भी फोर्स एक्ट करे सिस्टम के वो उनको हम ऐड करेंगे जो कि F नेट करे। मतलब ये फ्रिक्शनल फोर्स को एक तरह से आप F1 और F2 में से माइनस कर दें तो F नेट जो है वो हमारे पास आ जाएगी। क्योंकि ये जो दोनों वर्टिकल फोर्सेस हैं W और N ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। इसी को बेसिकली जब इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व करने के लिए हम एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का तरीका ये होता है कि हम देखते हैं कि फॉर ये जो दरमियान में डॉट है ये जो डॉट है ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है इस जिसको कहते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम यानी कि ये गाड़ी और जो ड्राइवर है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और फिर यहाँ से हम लोग जो भी कोई फोर्स वेक्टर्स हैं वो इस डॉट से हम एक्सटेंड करते हैं यानी कि फोर्सेस F1 और F2 थी वो इस डॉट से हम एक्सटेंड कर रहे हैं इस तरफ और इधर से ही हमने जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो एक्सटेंड किया है जो कि अपोजिट साइड पे है। और W जो वर्टिकली डाउनवर्ड है और N जो है वो वर्टिकली अपवर्ड है। तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं और हमारे पास एक नेट फोर्स है टुवर्ड्स द राइट साइड और ये नेट फोर्स की वजह से एक एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस्ड होगा A टुवर्ड्स द राइट साइड जो कि गाड़ी जो है वो की मूवमेंट होगी राइट साइड के ऊपर। अब अगर आप इस पिक्चर में देखें तो एक टो ट्रक है जो कि गाड़ी को आगे की तरफ पुश कर रहा है और इसकी फोर्स पहले वाले की निस्बत वो ज़्यादा फोर्स लग रही क्योंकि पहले तो दो स्टूडेंट्स थे जो कि फोर्स लगा रहे थे लेकिन टो ट्रक है उसकी जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो स्टूडेंट्स फोर्स पहले लगा रहे थे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो फोर्स लग रही है यहाँ पे पहले की निस्बत वो ज़्यादा है। और अगर आप देखें अप्लाइड फोर्स ज़्यादा तो इसका मतलब इसमें एक्सेलेरेशन भी ज़्यादा पैदा होगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जितना एक्सेलेरेशन पैदा हो रहा है वो उसको अगर मैं A से रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स। और चूँकि वेक्टर्स है इसलिए मैं इस तरह से एरो हेड लगा देती हूँ। यानी कि इसका मतलब ये है कि जब नेट फोर्स कम थी तो एक्सेलेरेशन भी कम पैदा हो रहा था। अब नेट फोर्स ज़्यादा है तो एक्सेलेरेशन भी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो बेसिकली वेक्टर सम है ऑफ ऑल द फोर्सेस जिसको हम ये कह सकते हैं। मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो मैं यूँ भी लिख सकती हूँ कि F नेट जो है दैट इज़ इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। अब हम देखते हैं कि एक बास्केटबॉल प्लेयर है जो कि फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऑन अ बास्केटबॉल। जो फोर्स अप्लाई किया है वो F है और जो बॉल है उसका जो मैस है उसको हम M1 कह देते हैं। और जब एक फोर्स अप्लाई किया है उस प्लेयर ने तो ऑब्वियसली जो बॉल है वो काफ़ी आगे की तरफ मूव किया है और एक्सेलेरेशन उसमें ही पैदा हुआ है। अगर ये सेम फोर्स अप्लाई करते सेम प्लेयर एक गाड़ी के ऊपर जिसका मैस जो है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इस बॉल की निस्बत तो लेकिन जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो सेम है तो
इस गाड़ी के अंदर जो एक्सेलेरेशन पैदा होगा वो कम होगा। तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहा है दोनों केसेस में, लेकिन अगर मैसेस डिफरेंट थे, तो जिसका मैस जो है वो कम था उसमें ज़्यादा एक्सेलेरेशन पैदा हुआ है, और जिसका मैस जो था वो ज़्यादा था उसमें कम एक्सेलेरेशन पैदा हुआ है। तो इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं जो एक्सेलेरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैस ऑफ दैट बॉडी। अगर हम इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो फ्री बॉडी डायग्राम में भी अगर आप देखें तो दोनों का चूँकि फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, और जैसे मैंने आपको पहले बताया था ये इससे रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से सिस्टम को, यानी कि जो सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए जो दोनों जो फ्री बॉडी डायग्राम होगी दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए वो सेम ही बनेगी, इस वाले केस में भी और इस वाले केस में भी। अच्छा, ओके, सो हमने यहाँ से कंक्लूड किया कि जो एक्सेलेरेशन है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सॉरी, टू द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। उसको हम यूँ लिखेंगे। अब इससे पहले हमने ये कहा था कि जो एक्सेलेरेशन है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो डिपेंड करता है नेट फोर्स के ऊपर, और इसका यहाँ से हमने ये कंक्लूड किया कि जो एक्सेलेरेशन है वो भी डिपेंड कर रहा है ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेकिन इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है। अगर हम इन दोनों प्रोपोर्शनलिटी को कंबाइन करें तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो एक्सेलेरेशन है दैट इज इक्वल्स टू एफ नेट ओवर एम। सो अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ दैट एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए, तो ये जो फॉर्म हमारे पास आई है दिस इज बेसिकली द न्यूटन सेकेंड लॉ, यानी कि ये मैथमेटिकल फॉर्म है न्यूटन्स के सेकेंड लॉ की। तो यहाँ पे एफ नेट जो है वो क्या है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि एफ नेट जो है दैट इज़ बेसिकली द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। इसको हम यूँ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। ओके, सो यहाँ से हम न्यूटन के सेकेंड लॉ को डिफाइन करते हैं कि जो एक्सेलेरेशन है किसी भी सिस्टम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द मास ऑफ दैट सिस्टम। अब अगर मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो हम ऐसे लिख सकते हैं दैट एफ नेट इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ दैट इज इक्वल्स टू एम ए, वैक्टर फॉर्म में। ये मैथमेटिकल फॉर्म है न्यूटन के सेकेंड लॉ की। तो अभी तो हमने कंसिडर किया था मोशन को सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में, और यानी कि फोर्स जो है वो एक ही तरफ एक्ट कर रही है, वन डायमेंशन है। लेकिन अगर हम ये कंसिडर करें फोर्सेस जो हैं वो डिफरेंट एक्सिस के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से एक्सेलेरेशन भी उन्हीं के एक्सिस के अराउंड जो है वो पैदा होगा, यानी कि डिफरेंट एक्सिस के अराउंड। तो अगर मैं ये लिखना चाहूँ कि न्यूटन का जो सेकेंड लॉ होगा कंपोनेंट फॉर्म में, उसको मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं, तो वो इस तरह से होगा। यहाँ पे आप देखें एफ के सबस्क्रिप्ट में मैंने एक्स लिखा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो एक्स कंपोनेंट है फोर्स का, और उसकी वजह से जो एक्सेलेरेशन पैदा हुआ है along द एक्स एक्सिस, इसी तरह से फॉर वाई एंड फॉर जेड एक्सिस है। हम अगर ज़मीन यानी कि अर्थ और चाँद यानी मून पर गौर करें तो हम देखते हैं कि जो अर्थ है वो मून पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, इसी तरह से जो मून है वो ज़मीन पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। तो हम कहते हैं कि जो तमाम फोर्सेस होती हैं ये म्यूचुअल है, यानी कि दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट के दरमियान में लगती हैं। ये मुमकिन नहीं है कि सिर्फ एक अलग थलग यानी कि आइसोलेटेड फोर्स हो। हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास ये एक बॉडी है जिसको मैं नाम दे देती हूँ ए। इसके इन्वायरमेंट में और भी डिफरेंट बॉडीज़ होंगी, मैं एक कोई और बॉडी कंसिडर कर लेती हूँ जिसको मैं नाम दे देती हूँ बी। अब क्या है कि अब इन दोनों के दरमियान में दोनों, जैसे बॉडी ए बॉडी बी के ऊपर फोर्स लगा रही है और बॉडी बी भी एक बॉडी ए के ऊपर फोर्स लगाएगी। अब ये जो फोर्स है इसको मैं कहती हूँ एफ ए बी। ये बी जो है वो ए के ऊपर लगा रही है, और इसी तरह से ये एक दूसरी फोर्स है जिसको मैं कह रही हूँ जो कि बॉडी ए बॉडी बी की तरफ लगा रही है। इसको हम शो करते हैं बाय एफ बी ए। तो ये जो दोनों फोर्सेस हैं यानी कि एफ ए बी और एफ बी ए, अगर आप देखें तो इन दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है ये सेम है, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है ये ऑपोजिट है। यानी कि फोर्स जो लग रही है
बी के ऊपर ए लगा रहा है और ए के ऊपर जो है वो बी लगा रही है। तो जो न्यूटन का थर्ड लॉ है बेसिकली वो इन दोनों फोर्सेस के आपस के रिलेशनशिप को शो करता है। अगर मैं इन दोनों फोर्सेस को एक मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इस तरह से लिखूंगी कि एफ ए बी इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म है न्यूटन के थर्ड लॉ की, यानी कि जो दो फोर्सेस एक दूसरे के ऊपर लग रही हैं, यानी कि फोर्स एफ ए बी इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए, नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि इनकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है जबकि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। तो यहाँ पे मैं एक ये तो मैथमेटिकल फॉर्म होगी न्यूटन के थर्ड लॉ की। अगर मैं उसको वर्ड्स में बताना चाहूँ तो मैं ये कहूँगी कि जब एक फोर्स, यानी कि when one body exerts a force on another, the second exerts a force on the first one, and these two forces they are always equal in magnitude but opposite in direction. तो यहाँ पे ये जो एफ ए बी है मैं कहती हूँ कि ये एक्शन फोर्स है, और एफ बी जो ए है इसको मैं रिएक्शन फोर्स कह देती हूँ। लेकिन ये जो लेबल है एक्शन या रिएक्शन ये आर्बिट्रेरी है, इसमें से कोई भी फोर्स एक्शन भी हो सकती है और कोई फोर्स रिएक्शन भी। यानी कि मैं यूँ भी कह सकती हूँ कि एफ ए बी जो है वो रिएक्शन फोर्स है और एफ बी ए जो है वो एक्शन फोर्स है। तो लेकिन दोनों फोर्सेस जो है उन हमेशा म्यूचुअल इंट्रैक्शन की वजह से एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए हम किसी एक फोर्स को एक्शन और किसी एक दूसरी फोर्स को रिएक्शन कह सकते हैं। यानी कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा दो डिफरेंट बॉडीज़ पे भी लगती हैं। ये भी बहुत ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना, क्योंकि समटाइम्स ऐसी सिचुएशंस भी हो सकती है जिसमें दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस एक ही बॉडी के ऊपर लगें। फॉर एग्जांपल आप देखें कि मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ कि ये एक्शन क्या है कि फोर्स ऑन मून ड्यू टू अर्थ, और उसके रिएक्शन में फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू मून। इस पिक्चर में आप देखें तो एक सैटेलाइट जो है वो ज़मीन के इर्द गिर्द घूम रहा है, और इसमें आप देख सकते हैं कि जो एफ एस ई है यानी कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन द अर्थ बाय द सैटेलाइट, और इसी तरह से एफ ई एस जो है दैट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सैटेलाइट बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। तो आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि एक छोटा सा सैटेलाइट है और वो क्या इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स ज़मीन पर लगा सकता है। तो न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, और लेकिन इनकी डायरेक्शन ऑब्वियसली ऑपोजिट है। और जो एफ एस ई है यानी कि वो फोर्स जो कि सैटेलाइट ज़मीन पे लगा रहा है वो ज़मीन को एक्सेलरेट तो करती है, लेकिन चूंकि ज़मीन का मैस जो है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सैटेलाइट, इसलिए उसका एक्सेलेशन बहुत कम है जिसको हमें इतने आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकते। अब दूसरी मिसाल देखते हैं। जो एक बुक है जो रिजाइड कर रही है ऑन द सरफेस ऑफ अ टेबल, और टेबल जो है वो एक ज़मीन के ऊपर है। तो अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले ये जो है, अब मैं देखूँ ये जो फोर्स एफ बी ई है ये क्या है बेसिकली जो ज़मीन है वो किताब को नीचे की तरफ एक पुल लगा रही है, यानी कि फोर्स लगा रही है किताब के ऊपर। और इसी तरह से क्या है कि एक फोर्स है एफ बी टी जो कि टेबल जो है वो बेसिकली किताब के ऊपर लगा रहा है। तो ये जो दो, इसको हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे। तो ये जो दोनों फोर्सेस हैं एफ बी ई एंड एफ बी टी, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के बराबर भी हैं और इधर इस केस में मुखालिफ सिमत में भी हैं। तो लेकिन ये दोनों फोर्सेस एक्शन और रिएक्शन पेयर नहीं बना रही। क्यों? क्योंकि ये दोनों फोर्सेस एक ही बॉडी के ऊपर लग रही हैं, और इस केस में वो क्या है, वो किताब है। तो इस वजह से ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल तो कर देंगी, लेकिन एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं बन रहा। इसका मतलब है कि इन दोनों फोर्सेस की कोई रिएक्शन फोर्स भी होगी। तो अब यहाँ पे देखें तो जो एफ बी ई का जो रिएक्शन है वो क्या है, एफ ई बी। इसी तरह से जो मेज़ के ऊपर था, यानी कि किताब जो है मेज़ के ऊपर रखी गई है, और यहाँ पर एफ बी टी का रिएक्शन जो फोर्स है वो है एफ टी बी। ये इन दोनों के एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस है। तो हम इसको यूं कह सकते हैं इस केस में जो पहला पेयर बन रहा है, यानी कि जो फर्स्ट पेयर है वो है एफ बी ई इक्वल्स टू माइनस एफ ई बी, यानी कि बुक और अर्थ का एक पेयर बन रहा है। इसी तरह से जो सेकंड पेयर है वो बुक और टेबल का है कि एफ बी टी इक्वल्स टू माइनस एफ टी बी। न्यूटन के थर्ड लॉ को बहुत आसानी के साथ वेरीफाई कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि अगर ये जो दो कार्ड्स हैं जो कि एक फ्रिक्शनलेस ट्रैक के ऊपर चल रही है, अगर हम इनके ऊपर दो इलेक्ट्रॉनिक फोर्स प्रॉप्स लगा दें
और फिर इन प्रॉप्स को हम कंप्यूटर के साथ अटैच करें तो हम हर इंस्टेंट के ऊपर फोर्स का प्लॉट ले सकते हैं वर्सेस टाइम। तो हम एक प्लॉट जो है वो ले सकते हैं इस तरह से। तो अगर ये जो पिक्चर है ये तीन मुख्तलिफ क्लूजन्स के रिजल्ट्स को शो कर रही है। सबसे पहले आप ए वाला पार्ट देखें तो इसमें जो कॉर्ड 1 है वो रेस्ट पे है, लेकिन जो कॉर्ड 2 है वो कॉर्ड 1 की तरफ चल रहा है। और जब ये कॉर्ड 2 कॉर्ड 1 की तरफ चल रहा है, दोनों के दरमियान में क्लूजन हुई है और उसकी वजह से फोर्सेस जो हैं एक दूसरे ने लगाई हैं। फोर्स ये कॉर्ड 2 है वो कॉर्ड 1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, और फिर कॉर्ड 1 जो है वो कॉर्ड 2 के ऊपर फोर्स लगाएगा। और अगर हम उसको देखें तो आप ये प्लॉट्स देख सकते हैं जो कि हर इंस्टेंट के ऊपर जब इनकी क्लूजन हुई है वो दिखाए। तो एक फोर्स F12 जो है फोर्स वो का मैग्नीट्यूड F21 के बराबर है, लेकिन इन फोर्सेस की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। इसी तरह से आप बी वाले में देखें तो बी वाले में क्या है कि अब कॉर्ड 1 और कॉर्ड 2 दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, और दोनों के दरमियान में जब इंट्रैक्शन हुआ है यानी कि फोर्स लगी है, तो जो फोर्स 2 ने 1 के ऊपर लगाई है और 1 ने 2 के ऊपर लगाई है उसको हम प्लॉट्स देखें तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि F12 का ये वाला ऊपर वाला पार्ट है और F21 का ये नीचे वाला पार्ट है। तो यहाँ से अगेन इन दोनों का मैग्नीट्यूड्स को देखें तो सेम है, लेकिन इनकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। इसी तरह से अगर हम सी वाले पार्ट में देखें तो सी वाले पार्ट में थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह से किया गया है कि जो कॉर्ड 1 है वो भी मूव कर रहा है और उसका एक जो भी मैस था वो सेम है, लेकिन जो कॉर्ड 2 है उसका जो मैस है वो 3 टाइम्स तकरीबन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस कॉर्ड 1 ना। अब क्या है, जब दोनों के दरमियान में क्लूजन हुई है और दोनों ने जो फोर्सेस एक दूसरे को लगाई हैं F12 और F21, अगेन आप नोट करेंगे कि दोनों का फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम आ रहा है, चाहे उनका मैस जो है इस वक्त डिफरेंट है, लेकिन जो फोर्सेस अब आपस में कोलाइड की हैं और जो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड है वो दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन उनकी जो डायरेक्शंस हैं वो ऑपोजिट हैं। तो यहाँ से हम बहुत आसानी से न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसको वेरीफाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे न्यूटन के 3 जो लॉज ऑफ मोशन है उसको एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके इसको एक दफ़ा रीड कर लें।